तो आइए पॉलिटिकल पावर सेंटर की शुरुआत करते हैं और अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर सियासी सरगर्मी उफान पर है। जिस तरीके से आने वाले दिनों में चुनाव भी है, उद्धव ठाकरे ने कल महाराष्ट्र बंद बुलाया है और आज यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। बंद बुलाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कह दिया है कि राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति को बंद बुलाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने सरकार से कह दिया कि बंद में आम लोगों को कोई नुकसान ना हो, इसे रोकने के लिए तमाम कदम उठाए जाएं। इसके बाद सीएम शिंदे ने भी आदेश प्रशासन को दे दिया है, जिसके बाद विपक्ष के कई नेताओं को नोटिस जारी कर दिया गया है। शरद पवार ने कोर्ट की टिप्पणी के बाद खुद को बंद से अलग कर लिया है। सवाल यह है कि अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, क्योंकि वो अब अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं एमवीए में इस मामले में। तो महाराष्ट्र बंद पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट का जो रुख है, उसके बाद अब इस बंद को लेकर आप देख रहे हैं किस तरीके से एमवीए के अंदर गतिरोध की स्थिति। राज्य सरकार से एहतियाती कदम भी उठाने को कहा है कोर्ट ने। पुलिस विपक्षी नेताओं को नोटिस दे रही है। बदलापुर कांड को लेकर कल दरअसल महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया था। तो कल हम बंद में शामिल नहीं होंगे, यह कहना शरद पवार का। पार्टी व्यक्ति बंद नहीं बुला सकता, यह कोर्ट ने आदेश दिया है। महाराष्ट्र बंद पर हाईकोर्ट का रुख। हमारे साथ वैभव परब जुड़ गए हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। वैभव, कोर्ट का आदेश और उस आदेश के बाद अब शरद पवार इस बंद से अलग हो गए, यानी इसका मतलब साफ तौर पे दिख रहा है उद्धव ठाकरे यहाँ पे अकेले पड़ गए हैं और एमवीए के गठबंधन में कुछ सही नहीं चल रहा है, अनबन चल रही है। ये तो साफ अब हो गया है, क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे दोपहर में पत्रकार परिषद लेकर जाहिर करते हैं कि आज कल का जो बंद है उसमें सब शामिल हो जाए, 2 बजे तक बंद होगा। उसी कुछ घंटे के बाद अब अपना समर्थन है एमवीए के घटक दल शरद पवार, वो ट्विटर पर लिखते हैं कि हम ये इसको समर्थन नहीं करते हैं, हम इससे समर्थन वापस लेते हैं। तीसरी तरफ कांग्रेस एमवीए का घटक पक्ष है, जो सीटों को लेकर इन तीनों में तनातनी चल रही है, जो विवाद चल रहा है, ठाकरे और कांग्रेस आमने सामने आई है, उसने भी अभी तक मौन ही रखा है। यानी इसका मतलब साफ दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे एमवीए में अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी शरद पवार तो इतने दिग्गज नेता है, 84 साल के वो पूरी महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे सीनियर नेता माने जाते हैं, तो उनको ये भी मालूम है कि कोर्ट के आदेश क्या होते हैं। जब उद्धव ठाकरे ने बंद का ऐलान किया था, तभी उसी समय शरद पवार एक वरिष्ठ नेता के नाते उद्धव ठाकरे को ये भी बताना चाह सकते थे कि कोर्ट के आदेश के अनुसार हम ये बंद का ऐलान नहीं कर सकते हैं। जब एमवीए की घटक दल की मीटिंग हुई थी सीट शेयरिंग को लेकर, उस समय भी कई नेता लोग अपने भाइयों पर काली पट्टी बांधकर आए थे। उसी समय ये डिसाइड किया था कि 24 तारीख को महाराष्ट्र बंद किया जाएगा। तो ऐसी कौन सी नौबत आ गई शरद पवार की, जो उन्होंने ऐन वक्त पर अपना समर्थन पीछे ले लिया। उद्धव ठाकरे को अकेले गिराना यह मकसद था कि यहाँ से केंद्र से जो सुरक्षा दी गई है वो पारिवारिक सुरक्षा है या राजनीतिक सुरक्षा है, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं अखिलेश। वैभव, देखिए एक बात और भी है जो खबर आज दिन में आई थी कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है, इसमें तकरार की खबर आई थी। अब शरद पवार की इस चीज से, शरद पवार का बंद से दूरी बना लेना, इसका क्या सीधे तौर पर एक बड़ा मतलब हम निकाल सकते हैं कि ये जो धड़ा है एमवीए, इसमें सब कुछ ठीक नहीं है? जी बिल्कुल, हमने शुरुआत में ही कहा कि एमवीए में तनातनी चल रही है। देखो, पहली बात तो सीएम पद का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर आग्रही कौन है? उद्धव ठाकरे। ज्यादा सीट कौन मांग रहे हैं? उद्धव ठाकरे। कांग्रेस और शरद पवार क्या कह रहे हैं कि अगर हमको भाजपा को हराना है तो हमको सबको समान सीट मिलनी चाहिए, आगे जाके हम सीएम पद का चेहरा है वो डिक्लेयर करेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे की भूमिका जो देखते हैं आक्रामक, उसी को लेकर अब ये पता चल रहा है कि जो पुराना गठबंधन था 2014 के पहले, जो कांग्रेस और एनसीपी था, 2009 तक सत्ता में था, उसके बाद देखा। ठीक है वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। नजर बनाकर रखिए डेवलपमेंट पर, जैसे ही कुछ अपडेट होगा दर्शकों तक वो इन्फॉर्मेशन भी हम पहुंचाएंगे। लेकिन अब बात करेंगे कोलकाता कांड की, और कोलकाता कांड में अब पॉलीग्राफी टेस्ट की तैयारी है। ऐसे में तस्वीर अब यही नजर आ रही है कि अब गुनहगार खुद बोलेगा और सारे राज खोलेगा। तस्वीर नंबर 1, संदीप घोष, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का तत्कालीन प्रिंसिपल। तस्वीर नंबर 2, संजय रॉय, कोलकाता रेप और हत्याकांड का मुख्य आरोपी। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो 2 चेहरे हैं,
उन्हीं दो चेहरों के पीछे कोलकाता रेप और हत्याकांड की पूरी गुत्थी है। अब सीबीआई इन दोनों से 9 अगस्त के कांड का पूरा सच जानने के लिए पॉलीग्राफी यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की तैयारी में है। इस जांच के लिए सीबीआई को अदालत से इजाजत लेनी थी, जो मिल गई है। संजय रॉय की सीबीआई रिमांड खत्म हुई तो उसे सियालदाह कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल संजय रॉय को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि संदीप घोष से पूछताछ जारी है। अब आपके मन में सवाल होगा, आखिर सीबीआई इनका पॉलीग्राफ यानी झूठ पकड़ने का टेस्ट क्यों कराना चाहती है? असल में सीबीआई ने तत्कालीन प्रिंसिपल से जो सवाल पूछे हैं उनमें से कई सवालों के जवाब वो ठीक से नहीं दे रहा है। कई सवालों के जवाब में प्रिंसिपल ने सीबीआई को उलझाने की कोशिश की। यही वजह है कि पिछले 8 दिनों से पूछताछ जारी है। गुरुवार तक 88 घंटों की पूछताछ के बाद भी सीबीआई को संतोषजनक जवाब नहीं मिले हैं। अब सीबीआई ये जानना चाहती है कि आखिर संदीप घोष जो बता रहा है वो कितना सच है और कितना झूठ, क्योंकि इसी सच और झूठ में 9 अगस्त के कांड की पूरी कहानी छिपी है। सीबीआई सूत्रों से एबीपी न्यूज को जानकारी मिली, जिसके मुताबिक ये वो कुछ सवाल हैं जिनके जवाब में संदीप घोष सीबीआई को उलझाने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये है कि जल्दबाजी किस बात की थी जो हत्या को आत्महत्या बता दिया? वारदात की सूचना पुलिस को देर से क्यों दी गई? क्राइम सीन को आपने सुरक्षित क्यों नहीं रखा? किसके कहने पर क्राइम सीन पर रेनोवेशन का काम करवाया? परिवार को जो जानकारी दी वो किसके कहने पर दी? गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई में भी इन सवालों का जिक्र आया। कोर्ट ने क्राइम सीन से लेकर पंचनामा और पुलिस की सूचना देने में हुई देरी पर सवाल पूछा। काफ़ी डिटेल में जो है इंक्वायरी की जा रही है कोर्ट द्वारा, और जो टाइमिंग्स है, जो यूडी केस दर्ज किया गया वो पोस्टमार्टम से पहले किया गया, बाद में किया गया, इसको लेकर एक कन्फ्यूजन रहा था। कोर्ट द्वारा काफ़ी सख्त तरीके से क्वेरी भी की गई, तो इसको क्लैरिफाई किया गया कि यूडी केस जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही रजिस्टर किया जा चुका था और मजिस्ट्रेट द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दी जा चुकी थी। और उसके बाद जो है FIR 1130 पर FIR दर्ज हुई थी, ना कि यूडी केस दर्ज हुआ था। सवाल ये क्या प्रिंसिपल ने जानबूझकर घटना को दबाने और जांच को उलझाने की कोशिश की? सीबीआई पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए इस सच तक पहुंचना चाहती है। कोलकाता के आरजीकर कॉलेज में 9 अगस्त को रेप और हत्या की घटना हुई। शुरू में कॉलेज प्रशासन ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। आशंका है कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने रेप और हत्या से जुड़े सबूत मिटाने की कोशिश की और साथ ही साथ पुलिस और परिवार को गलत जानकारी भी दी। सीबीआई संजय रॉय के अलावा आरजीकर कॉलेज के 4 स्टाफ का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने जा रही है। इनमें अर्का और सौमित्र फर्स्ट ईयर के 2 डॉक्टर, गुलाम नाम का हाउस स्टाफ और शुभदीप नाम का इंटर्न है। ये वो 4 लोग हैं जिन्होंने ट्रेनी डॉक्टर को आखिरी बार जिंदा देखा था। इन 2 डॉक्टरों के फिंगरप्रिंट सेमिनार रूम में पाए गए। सौमित्र ने ही सबसे पहले सेमिनार रूम के अंदर लाश को देखा था। हाउस स्टाफ गुलाम को सीसीटीवी में पहली मंजिल की इमरजेंसी से तीसरी मंजिल की तरफ जाते हुए देखा गया, तो वही इंटर्न शुभदीप तीसरी मंजिल पर पीड़िता से बात कर रहा था। सीबीआई पता लगाना चाहती है कि क्या इन 4 लोगों ने सबूतों से छेड़छाड़ की या किसी और साजिश में शामिल तो नहीं, क्योंकि इन चारों के बयान में फर्क पाया गया है। इसीलिए सीबीआई इनका टेस्ट करा रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है, अब जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान वही सवाल पूछे जाते हैं जो पहले पूछे गए हैं। सवाल के जवाब के दौरान हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और पसीने जैसी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है, ताकि पता चल सके कि जवाब देने वाला सच बोल रहा है या झूठ। मुख्य रूप से इस जांच में इस तरह के सवाल रखे जाते हैं कि आरोपी उसका जवाब हाँ या ना में दे। एक बार में अधिकतम 4 सवाल पूछे जाते हैं और सवाल के हिसाब से पूछताछ का पूरा ड्यूरेशन तय होता है। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। अब पॉलीग्राफी मशीन कैसे काम करती है इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। देखिए, न्यूमोग्राफ इसमें होता है जो सांस लेने के पैटर्न को रिकॉर्ड करता है और इसमें बदलाव का पता लगाता है। और इसके अलावा देखिए, कार्डियोवास्कुलर इसमें होता है रिकॉर्डर, जो दिल की गति और ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करता है कि कैसे वो आगे बढ़ रहा है, कैसे वो काम कर रहा है। गैल्वेनोमीटर इसमें होता है जो पसीने में बदलाव जो होता है उसको नोटिस करता है।
इसके अलावा रिकॉर्डिंग डिवाइस इसमें जो होता है वो पॉलीग्राफ मशीन के हर डेटा को रिकॉर्ड करता है। ये मशीन कैसे काम करती है और अगर किसी भी शख्स को पॉलीग्राफ मशीन से जब जोड़ा जाता है तो शुरुआत में उससे सामान्य तौर के सवाल किए जाते हैं और ये जांचा परखा जाता है कि आखिर ये मशीन सही से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अखिलेश, बिल्कुल, तो अगली खबर मैं दर्शकों तक पहुंचाऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज रात 8 बजे जरूर देखिएगा ऑपरेशन आरजीकर। रात 8 बजे ये बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज पर आप देखने वाले हैं, तो जुड़िएगा जरूर हमारे साथ इस खास खुलासे के बारे में जानने के लिए। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दरअसल पीटीआई के हवाले से एक अहम खबर यह आ रही है कि सीबीआई अब इस एंगल से भी कोलकाता रेप कांड की जांच करने वाली है कि जब हैवानियत इस लेडी डॉक्टर के साथ हो रही थी तो सेमिनार हॉल के बाहर क्या कोई मौजूद था निगरानी के लिए, क्योंकि कोई आवाज बाहर क्यों नहीं पहुंची, किसी ने कोई आवाज, चीख की आवाज सुनी क्यों नहीं, क्या हॉल के बाहर कोई पहरा दे रहा था। दरअसल पीटीआई समाचार एजेंसी है, उसने यह खबर दी है सीबीआई के सोर्सेस के हवाले से। और अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे की। दरअसल माना यह जा रहा है कि इस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि युद्ध के जो हालात बने हुए हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। यही नहीं, जो यहां पर रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग हैं वो भी इस लिहाज से बहुत खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से अगर युद्ध रुक जाए तो सब कुछ ठीक रहेगा, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने वहां एक व्यक्ति से यह कहकर कहा कि मैं हूं ना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। तो मोदी जी को बोला कि मोदी जी यूक्रेन आपका इंतजार कर रहा है, तो मोदी जी ने बस एक ही शब्द बोला, अब मैं आ गया हूँ। सपना पूरा हो गया, उनसे हाथ मिलाए तो बस आंखें ऐसी रह गई कि हम किससे मिल रही है आज मोदी जी से। मोदी के यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की नजर क्यों है, ये इस बयान से साफ है। मोदी यूक्रेन में हैं और भारतवंशियों को उम्मीद है कि मोदी शांति दूत बनकर रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करेंगे। मोदी को लेकर कीव का जोश कैसे हाई हो गया, इसकी गवाही देती एक एक तस्वीर देखिए। मोदी ट्रेन से कीव पहुंचे, जहां 140 करोड़ आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी का कीव रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ। भारतीय अंदाज में नमस्ते कर पीएम मोदी की अगवानी की गई। इसके बाद पीएम मोदी कीव के होटल पहुंचे। होटल में मौजूद भारतीय समुदाय ने मोदी मोदी के नारों से उनका स्वागत किया। पूरा होटल भारत माता की जय के जयकारे से गूंज उठा। जय जय मातरम, भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी भारतीय समुदाय के लोगों से बात की। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल मोदी के दौरे की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। जगविंदर पटियाल ने मोदी से मिले लोगों से बात की। देखिए, ये इन लोगों की खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कितने खुश हैं ये, और इनकी खुशी की वजह यही है कि कम से कम इन्होंने एक मुद्दत बाद मोदी साहब को ना सिर्फ अपने दिल की बात कही, उनके मन की बात सुनी, अब उनसे ही सुनते हैं कि क्या उन्होंने पीस प्रोसेस को शुरू करने के लिए कुछ कहा या नहीं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मैंने तो मोदी जी को बोला कि मोदी जी यूक्रेन आपका इंतजार कर रहा है, तो मोदी जी ने बस एक ही शब्द बोला, अब मैं आ गया हूँ। मैंने ही पूछा उनसे तो उन्होंने जवाब दिया, जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और विश्वास जगी है कि डेफिनेटली कुछ करके ही जाएंगे मोदी। बाकी सब तो सर हाथ मिला के ही खोए गए कि हम किससे मिल रही है, अपने सपना पूरा हो गया। मैंने बोला मोदी जी एक पिक्चर, बोले जरूर मिलेगी एक पिक्चर। मैं बहुत धन्यवाद कि मोदी जी पूरे यूक्रेन आए और होपफुली वॉर खत्म होए। तो चलिए, अभी ये फोटो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट फोटो होगी और आपके ड्राइंग रूम में रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट फोटो वाला
मैं दिल्ली खुशी हो गया मोदी जी से मिलने। आदमी मिला है पर मोदी जी ने सबको टाइम दिया, सबको मिनिमम अटेंशन दी है। बिल्कुल कुल मिला के जितने भी लोगों से बातचीत हुई है उसमें सबसे खास यही रहा कि पीस प्रोसेस को लेकर बात आप ही ने रखी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस मन की इच्छा थी, मैंने बोल दिया और मोदी जी ने जवाब दे दिया, इससे बड़ी बात क्या है। 1991 में आजाद हुए यूक्रेन का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। और अब बात देश की करते हैं और बात यूपी की करते हैं। यूपी में पेपर लीक को लेकर तमाम सवाल उठे और उन सवालों के बीच में सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है। 5 दिन तक ये परीक्षा चलेगी। सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। चूड़ी धागा उतार के आइएगा, ठीक है। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच यूपी में पहले दिन पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई है। कुल 60 लाख परीक्षार्थी 5 दिनों तक यूं ही परीक्षा में बैठेंगे। आगरा की इन तस्वीरों को देखिए। छात्र परीक्षा हॉल में परीक्षा दे रहे हैं और पुलिस की टीम सीसीटीवी के जरिए इन पर नजर रखे हुए है। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा की ऐसी तैयारी कर रखी है कि कोई चाहकर भी गुनाह न कर सके। आजमगढ़ के परीक्षा केंद्र पर महिला परीक्षार्थियों के बाल में लगे क्लिप से लेकर हाथ में पहनी चूड़ी और अंगूठी तक उतरवा दिए गए। परीक्षार्थी कह रहे हैं कि सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से देख रही हैं? अच्छा है, बढ़िया है। अब अंदर जाने के बाद तो पता चलेगा। क्या लग रहा है इस बार पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो जाएगी? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब जरा चंदौली की तस्वीरों को देखिए। चंदौली में तो बाकायदा महिला पुलिसकर्मी ये कहती हुई दिखी कि लड़कियां बाल से क्लचर, हाथ से चूड़ी और धागे निकालकर परीक्षा हॉल में जाएं। आप लोग क्लचर नहीं रहेगा सर, बाल पे क्लचर, चूड़ी, धागा उतार के आइएगा, ठीक है। पुलिस ने सुरक्षा में सख्ती का इंतजाम किस तरह कर रखा है उसकी एक तस्वीर सहारनपुर से भी आई है। यहाँ परीक्षार्थियों से जूते और मोजे उतरवा दिए गए। देखिए इस वीडियो में कैसे छात्र हाथ में जूते और मोजे लेकर तलाशी दे रहे हैं। 48 लाख बच्चों ने के इस परीक्षा में शामिल होने के बारे में ज्ञात हुआ है। अभी तक कहीं से भी प्रश्न पत्र लीक होने की कोई सूचना नहीं है। जो लोग भी भ्रामक खबरें फैला रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर में गड़बड़ी की आशंका के आधार पर पिंकी सोनकर नाम की महिला कांस्टेबल को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि महिला कांस्टेबल के मोबाइल में 5 प्रवेश पत्र मिले हैं। रायबरेली में पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के साथ परीक्षा देते औरैया के एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। परीक्षा का ये सिलसिला 5 दिनों तक चलेगा। सहारनपुर में परीक्षा देने के लिए बड़ी संख्या में छात्र रात को पहुंच गए थे। हाल ये हो गया कि सहारनपुर स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में परीक्षार्थी प्लेटफॉर्म पर सोकर रात बिताते नजर आए। कुछ ऐसा ही हाल कानपुर का भी रहा। पुलिस परीक्षा के लिए कानपुर पहुंचे परीक्षार्थियों ने स्टेशन पर सोकर बिताई रात। परीक्षार्थियों की भीड़ ऐसी कि प्रयागराज में प्रशासन की तैयारियां मानो फेल सी हो गयी। इस वीडियो को देखिए कैसे बस में चढ़ने की होड़ सी मची है। प्रयागराज के बस स्टैंड पर भीड़ का सैलाब है और कुछ छात्र तो खिड़की के रास्ते बस में सवार हुए। वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है उससे आपको रूबरू करवा दें। शाम 7 बजे उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। बंद वापस ले सकते हैं उद्धव ठाकरे, ये जानकारी सामने आ रही है। शाम 7 बजे उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो महाराष्ट्र बंद कल बुलाया गया है उद्धव ठाकरे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उस पर अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं उद्धव ठाकरे। अब आइए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं पॉलिटिकल शॉट्स। झारखंड में चुनाव से पहले बीजेपी का हल्ला बोल। सोरेन के खिलाफ युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने निकाली आक्रोश रैली। सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया आंसू गैस का इस्तेमाल। सीएम आवास में प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस ने की थी कटीले तारों से बैरिकेडिंग। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी किया इस्तेमाल।
पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प, पूरा इलाका हुआ धुआं-धुआं। पुलिस को रोकने पर आक्रोशित नजर आए बीजेपी कार्यकर्ता। एबीपी न्यूज से बोले, सोरेन सरकार की आवाज दबाने की कोशिश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में कहा कि मैं भी 4 बार रहा सीएम, लेकिन पता नहीं हेमंत सोरेन इतने डरे हुए क्यों हैं। बीजेपी की युवा आक्रोश रैली में शामिल होने पहुंचे पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा। बोले, युवाओं में भारी आक्रोश, सोरेन सरकार ने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया। और कोलकाता कांड से जुड़ी अभी एक बड़ी खबर आ रही है। आरोपी संजय रॉय का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। सीसीटीवी में कैद उसकी तस्वीर, जिसमें सेमिनार रूम के पास वो नजर आ रहा है। इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दरअसल इसकी गिरफ्तारी हुई थी। संजय रॉय के गले में ब्लूटूथ भी दिख रहा है। ये देखिए, यही वो तस्वीर जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण इस पूरे मामले में। इसी फुटेज के आधार पर इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है। इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह पकड़ा गया। गले में ब्लूटूथ और उसी सेमिनार रूम के बाहर यह मौजूद है जिसके अंदर यह जघन्य वारदात हुई है। तो आरोपी संजय रॉय के खिलाफ यह बहुत बड़ा एक सबूत है, जिसमें आप देख सकते हैं साफ साफ यह नजर आ रहा है सेमिनार रूम के बाहर। और अब आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में कैसे पुलिस ने पत्थरबाजों की परेड करा दी। दरअसल पहले उसके आलीशान महल पर बुलडोजर चलाया गया और उसके बाद यह कार्रवाई की पुलिस ने। ये कोई हीरो नहीं जिन्होंने देश का मान बढ़ाया हो, ओलंपिक या वर्ल्ड कप में मेडल जीता हो। ये वो हैं जिन्होंने छतरपुर की नाक कटाई है। पुलिस का डंडा चला और कानून को अपने हाथ में लेने वाले अपराधी बीच सड़क बोलने लगे, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। बीच सड़क नंगे पैर अपराधियों का क्यों निकला जुलूस? सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से समझिए। बुधवार 21 अगस्त को एमपी के छतरपुर में पथराव की खबर आई। एक विवादित बयान के विरोध में भीड़ ने छतरपुर सिटी कोतवाली को घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन तब हिंसक हो गया जब भीड़ ने थाने पर पथराव शुरू कर दिया। पत्थरबाजों के निशाने पर वो लोग थे जिन पर शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। पथराव में पुलिस के कई अधिकारी और जवान चोटिल हो गए, कई को गंभीर चोटियां हैं, कुछ आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इसके बाद शुरू होता है वर्दी का पलटवार। एक तरफ पुलिस ने हिंसा करने वालों की धरपकड़ शुरू की, तो दूसरी तरफ मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली के करोड़ों के महलनुमा घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला। करोड़ों की लागत से बना हाजी शहजाद का घर, या फिर कहें भव्य महल, अब खंडहर में तब्दील हो गया। घर ही नहीं, पोर्श से लेकर फॉर्च्यूनर जैसी हाजी की कई कीमती कारें भी बुलडोजर की भेंट चढ़ गई। मोहन सरकार के सख्त निर्देशों के साथ पुलिस लगातार छतरपुर के पत्थर कांड पर एक्शन कर रही है। अब तक 25 से ज्यादा आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। पुलिस इस मामले में एक्शन कर नजीर पेश करना चाहती है। यही वजह है कि छतरपुर पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का कोतवाली शहर के महल तिराहे तक जुलूस निकलवाया। बिना नकाब के नारे लगाते हुए छतरपुर के आरोपी सड़क पर निकले। पुलिस ने उसी जगह से आरोपियों की परेड निकलवाई जहां 2 दिन पहले ही ये लोग कानून हाथ में लेकर बवाल मचा रहे थे। तमाम कांग्रेस पार्टी जो उल्लंघन करेगा अपना रास्ता बनाएगा। सरकार समाज के काम में मददगार रहती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है। बुलडोजर एक्शन और परेड के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने सोशल मीडिया पर कड़ा एतराज जताते हुए लिखा, क्या ये न्याय है
छतरपुर मध्य प्रदेश में प्रशासन ने हाजी शहजाद का सिर्फ घर नहीं तोड़ा, बल्कि घर में खड़ी गाड़ियां भी बुलडोज कर दी। नरेंद्र मोदी, क्या आपकी सरकारें संविधान से चल रही हैं? भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी बुलडोजर वाले एक्शन पर सवाल उठाए। जो हालात बने हैं वो ठीक नहीं है और मध्य प्रदेश का संदेश इस तरह अच्छा नहीं है। आप इस तरह मत जाइए। संविधान है, न्याय प्रक्रिया है। आप न्यायालय से हटके एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है तो न्यायालय का क्या होगा? अगर उनके परिवार के लोगों ने कोई विवाद करा है, कोई फुटेज आपके पास है, आप मुकदमा दर्ज करिए। आपने मुकदमा दर्ज कर लिया, गिरफ्तार करो। ऐसा थोड़ी ना कि एक दिन के अंदर आपने उठाया और एक रात आपकी नहीं गुजरी, एक दिन पहले उपद्रव हुआ और अगले दिन आपने सारा मकान ढा दिया। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है एमपी में ऐसे लोगों की जगह नहीं। उन्होंने जिस प्रकार का आतंक मचाने का काम किया, ऐसे अपराधी, ऐसे गुंडे छतरपुर में तो एक कदम पर नहीं चल सकते और प्रदेश के अंदर भी एक कदम पर नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को निस्तनाबूद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। छतरपुर में पुलिस के एक्शन पर भले ही सियासी पार्टियां आमने सामने हों, लेकिन जिस तरह इन उपद्रवियों ने शहर के कोतवाली में हंगामा और तोड़फोड़ की, उसके बाद इन पर सख्त और ऐसे एक्शन जरूरी है जिससे कानून का डर पैदा हो और भविष्य में कोई ऐसा करना तो छोड़िए, सोच भी ना सके। और अब बात हरियाणा चुनाव की। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया है और 2 दिन के मंथन के बाद अब बीजेपी की चुनाव समिति नामों को लेकर मंथन करेगी। हरियाणा बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक का आज दूसरा दिन रहा। इस बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी सहित प्रदेश के तमाम बड़े नेता और हरियाणा की जिम्मेदारी संभाल रहे राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हुए। गुरुग्राम के बीजेपी दफ्तर में प्रदेश के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। अब संभावित उम्मीदवारों के नाम का पैनल राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। इनमें से 5 जिलों के उम्मीदवारों पर मंथन गुरुवार की शाम को किया गया। सूत्रों की माने तो कल गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, मेवात और पलवल जिलों का पैनल तैयार कर लिया गया है। बाकी बचे 17 जिलों के संभावित उम्मीदवारों के नाम पर आज चर्चा की गई। कल जिन 5 जिलों की चर्चा हुई, उन 5 जिलों से ही करीब 500 दावेदारों ने टिकट के लिए आवेदन दिया था। सूत्रों की माने तो बीजेपी कोई जल्दबाजी के मूड में नहीं और हर सीट पर ठोक बजाकर जिताऊ कैंडिडेट को उतारने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाएगी। आज मैं देख रहा हूँ कहीं पर भी आज वातावरण में कोई कमी नहीं है। हरियाणा प्रदेश के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं। तीसरी बार हरियाणा में बड़े मैंडेट के साथ सरकार। टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती परिवारवाद को साधना और मजबूत उम्मीदवार को तलाशना है। लोकसभा चुनाव नतीजों में जिस तरह से बीजेपी को इस बार नुकसान उठाना पड़ा है, इसकी वजह से पार्टी फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। 2019 के चुनाव में जिन सीटों पर पार्टी जीती थी वहां के लिए अलग और जिन सीटों पर हारी थी वहां के लिए अलग रणनीति बनाकर मैदान में उतरने की तैयारी है। 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, जिसके बाद बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों से ठीक पहले दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी जेजेपी बीजेपी से अलग हो गई, जिसके बाद अब बीजेपी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन की रणनीति पर काम कर रही है। सत्ता की हैट्रिक के लिए एक और जहां बीजेपी उम्मीदवारों के चयन में सावधानी बरत रही है, वहीं पब्लिक कनेक्ट बढ़ाने के लिए सीधे जनता से घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांग रही है। 2 दिन पहले की ये तस्वीर है, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने घोषणा पत्र के सुझाव के लिए मैनिफेस्टो वैन को रवाना किया। मैनिफेस्टो कमेटी हर जिले से लोगों से सुझाव लेने का काम करेगी और 28 अगस्त तक ये सिलसिला चलेगा। ये बीजेपी की तैयारी है तो कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगाए हुए है। पार्टी के नेता अलग अलग अभियान चला रहे हैं। राज्यसभा सांसद और पार्टी के महासचिव
रणदीप सुरजेवाला ने ऐलान किया कि सरकार बनी तो किसान आंदोलन में जिनकी मौत हुई है उनके परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। उधर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पंजाबी समुदाय से लेकर प्रवासी समुदाय के लोगों को वेलफेयर बोर्ड बनाने का वादा कर लुभाने में जुटे हैं ताकि बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा सकें। कांग्रेस की रणनीति की बात करें तो 26 अगस्त से पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होगी। अगले 4 दिनों तक उम्मीदवारों के नामों पर गहन मंथन होगा और इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की मुहर के बाद कांग्रेस की पहली लिस्ट सितंबर के पहले हफ्ते में जारी हो सकती है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की पहली सूची में करीब 45 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। और देखिए, अभी हरियाणा में चुनाव हुआ नहीं है, विधायक जीते नहीं हैं और सीएम पद के लिए दावेदारी कैसे शुरू हो गई है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। कुमारी सैलजा जो कि सिरसा से एमपी हैं, कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, पहले तो वो कह रही थी कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं वहां पर विधानसभा चुनाव, इस बारे में हाईकमान फैसला करे, और अब अपनी महत्वाकांक्षा वो जाहिर कर रही हैं सीएम पद के लिए। हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है, ये कहना कुमारी सैलजा का, तो उनकी पार्टी के लिए दिक्कत ना हो जाए जिस तरीके की महत्वाकांक्षा उनकी सामने आ रही है। और अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर भी पार्टी कौन कौन चुनाव लड़ेगा किस पार्टी में, उसको लेकर मंथन का दौर जारी है। आज सुबह बीजेपी खेमे की मैं बात करूं तो अमित शाह के घर पर इसको लेकर बैठक हुई। अभी जेपी नड्डा के घर पर मंथन का दौर जारी है। उधर कांग्रेस की भी पहली लिस्ट आने वाली है, स्क्रीनिंग का दौर शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में पहले फेज के चुनाव के लिए नामांकन का काम तेजी से चल रहा है। कुलगाम की ये तस्वीरें हैं जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला पार्टी की उम्मीदवार सकीना के नामांकन के लिए पहुंचे हैं। यहां पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि पार्टी कांग्रेस से गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल कुछ सीटों पर दोनों पार्टियां अड़ी हुई हैं, इसीलिए उम्मीदवारों की लिस्ट में देरी हो रही है। ज्यादातर सीटों पे हम कंसेंसस जो है बना पाए हैं, कुछ सीटों पे हम अड़े हुए हैं, कुछ सीटों पे कांग्रेस के जो लोकल लीडर हैं वो अड़े हुए हैं। जो बाकी सीटें हैं उनको हम जो है अलायंस के दायरे में लाके अपने उम्मीदवार जो हैं वहाँ पे ऐलान कर सकेंगे। गुरुवार को राहुल गांधी जब श्रीनगर दौरे पर थे तब उन्होंने पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की थी। चर्चा थी कि पीडीपी को भी इस अलायंस में शामिल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब साफ है कि पीडीपी का कांग्रेस एनसी से प्री पोल अलायंस नहीं हो रहा। यही वजह है कि पीडीपी के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया है। पीडीपी के बड़े नेता और पूर्व सांसद महबूब बेग ने अनंतनाग में अपना नामांकन दाखिल किया और पार्टी की जीत का दावा किया है। पीडीपी के मोहम्मद सरताज ने भी कुलगाम की देवसर सीट से नामांकन का पर्चा भरा। एक तरफ जहां नामांकन चल रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। पहले फेज का नामांकन 27 अगस्त तक किया जाएगा। हालांकि अभी तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की कोई सूची जारी नहीं की है, लेकिन उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए बीजेपी में लगातार बैठकें हो रही हैं। ऐसी ही आज 2 बैठकें हुई। पहली बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई और दूसरी बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर, जिसमें जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए कई बड़े चेहरों को बुलाया गया था। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उसको लेकर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो वादे किए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में, उसी को लेकर 10 सवाल पूछे हैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से। ये बड़ी जानकारी है। और इसके बाद अब पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी ने और जानकारी इसको लेकर साझा की और हमलावर वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर दिखाई दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। शाह के बाद स्मृति के कांग्रेस से सवाल। ये घोषणा है कि वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 दोबारा वापस लाकर अशांति का माहौल न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि राष्ट्र भर में लाने का दुस्साहस करेंगे।
क्या धारा 370 का पुनः स्थापन होना, दोबारा धारा 370 लागू करना, क्या कांग्रेस पार्टी की ये मंशा है? क्या कांग्रेस पार्टी कश्मीर में नौजवानों से बात करने की बजाय वो लोग जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के साथ वार्ता करने की बात करते हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर कांग्रेस पार्टी को अलगाववाद को बढ़ावा देने का, समर्थन करने का इरादा है? दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 की वापसी की बात कहती है। इसी को लेकर बीजेपी अब कांग्रेस को घेर रही है। बहरहाल एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, रात 8 बजे जरूर देखिएगा ऑपरेशन आरजीकर कोलकाता कांड पर बहुत बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।